I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर को ही आगे ले जाएंगे हम आज, जिसमें हम पढ़ रहे थे वॉल्केनो के बारे में कि किस तरीके से वॉल्केनो बनता है और उससे हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है। तो हम इसी के बारे में पढ़ रहे थे। इसी को हम आगे ले जाते हुए अपनी एक्सप्लेनेशन को आगे चलाएंगे। हम अभी तक जिसकी बात कर रहे थे बच्चों, थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोगों ने अर्थक्वेक को पढ़ा था, इंडोजीनियस फोर्सेस के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। इंडोजीनियस फोर्सेस मतलब अर्थ के इंटीरियर से कौन कौन से फोर्स आते हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ अर्थ पर अर्थक्वेक वॉल्केनोस हुआ करते हैं। तो इसमें आपने अर्थक्वेक देखा था और आप जब आगे बढ़े थे तो आप वॉल्केनो पर आ गए थे। तो इसके बाद जब ये आपका पार्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका एक्सोजीनियस फोर्सेस आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से वॉल्केनोस थे आप उसमें आपने देखा हो, देख रहे हैं। तो वॉल्केनिक वेंट इज कनेक्टेड बाय ए पाइप और चैनल टू द मैग्मा चैम्बर। जो वॉल्केनिक वेंट होता है, जहां से देखिए ये यहां से वेंट, इसको वेंट कहते हैं। ठीक है, डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से समझ पाओगे। और ये मैग्मा चैम्बर होता है, इसमें हलचल होती है, उसकी वजह से इस पाइप के थ्रू जो ऐश होता है, क्लाउड्स होते हैं, जो आपके जो मैग्मा का जो मटेरियल होता है बाहर निकल के आता है तो लावा के रूप में। और इसी जो है आपको पाइप के जरिए से वो बाहर आता है। ठीक है, मैग्मा चैम्बर। दिस इज ए पूल ऑफ मैग्मा लोकेटेड डीप इनसाइड इन द अर्थ। वो तो है, आपको पता चल रहा है ये हमारी अर्थ के कितने अंदर जाकर के बना हुआ है। जो भी कुछ होता है हमारी अर्थ के बहुत डीप रूप से निकल के आता है। इन द कोर्स ऑफ टाइम लावा फॉर्म्स ए कोन। उसके बाद क्या करता है, लावा एक कोन का रूप ले लेता है। देखो, है ना, कोन शेप में बन गया। इन द कोर्स ऑफ टाइम लावा फॉर्म्स ए कोन माउंटेन, फिर वो माउंटेन का रूप ले लेता है ना। दिस इज कॉल्ड ए वॉल्केनिक माउंटेन। जब ये एक रूप बन जाता है इसका, आफ्टर सम टाइम व्हेन इट विज कूल्स, ठंडा होने के बाद ये एक माउंटेन का रूप बन जाता है। ठीक है, इसलिए इसको वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं, क्योंकि ये वॉल्केनो के बाद बना है इसलिए। समटाइम्स सच ए माउंटेन हैड लेयर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ऐश। क्या होता है, कुछ समय के बाद में इसमें लेयर्स बन जाती हैं। इस तरीके से जो लेयर्स बन जाती हैं वो भी हमारे लावा का ही रूप होता है। द ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड क्रेटर। ये जो पार्ट होता है ओपनिंग, है ना, इसको कहते हैं क्रेटर। क्लियर है। वॉल्केनोज आर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। वॉल्केनो को 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है डोरमेंट, फिर होता है एक्सटिंक्ट। ठीक है, इन आप 3 पार्ट्स में आप देखोगे कि किस तरीके से वॉल्केनो अलग अलग काम करते हैं, उनका आप थोड़ा सा डिटेल समझेंगे इसमें। सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिव वॉल्केनो क्या है। एक्टिव वॉल्केनो के एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं जो रिसेंटली बने हैं। वो है माउंट इटाना, दूसरा है माउंट स्ट्रोम्बोली। ठीक है, मेडिटेरियन सी, और फिर सिग्निफिकेंस एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी। ये इसका एग्जाम्पल है बहुत बड़ा, जिससे कि लावा और वॉल्केनो के बाद हमारे जो माउंटेन्स हैं जो बने थे। डोरमेंट वॉल्केनोज जो होते हैं, दैट हैव बीन क्वाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम बट शो साइंस दैट दे कुड इरप्ट अगेन। वो होते हैं जो कि एक रूप ले लेते हैं, एक तरीके से बन जाते हैं माउंटेन के रूप में, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी शेप जो होती है वो चेंज होने लगती है, क्योंकि इनका मटेरियल जो होता है वो गिरने लगता है किसी भी वजह से, हाई रेनफॉल की वजह से या फिर बहुत तेज हवाओं की वजह से इनकी शेप चेंज होने लगती है। उसको कहते हैं डोरमेंट वॉल्केनोज। ठीक है, व्हेन डोरमेंट वॉल्केनोज इरप्ट after they do so very violently. Mount Vesuvius is an example, excellent example of dormant volcano. ठीक है, dormant volcano को अगर आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो वो है आपका माउंट विसुवियस। ठीक है, इस तरह से जो
आपके अलग अलग डिवाइडेशन बताए हैं वोल्केनोज के। फिर देखो आप और नीचे आते हो, इट इरप्टेड इन AD 79 विद टेरेबल फोर्स। बहुत ही ज्यादा टेरेबल फोर्स के बाद जो इरप्ट हुआ 79 AD में, डेस्ट्रॉइंग द सिटीज। उसने क्या किया, सिटीज पूरे डेस्ट्रॉय कर दिए। पोपी एंड हेरिकुलियम फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स टू इरप्टेड आफ्टर दैट। ये बताते हैं कि वोल्केनो के बाद भी बहुत लंबे समय तक ये जो थे इरप्ट होते रहे थे। फिर देखिए जो आपको डोरमेंट वोल्केनोज के बारे में बताया था, एक्सटिंक्ट जो वोल्केनोज होते हैं जैसे कि माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में है, अफ्रीका, शो नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर इरप्शन। इनमें किसी भी तरह का फ्यूचर इरप्शन का इंडिकेशन नहीं होता। The craters of some extinct volcanoes fill with water to form lakes called calderates। ठीक है, इसका जो वाटर होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो के द्वारा, वाटर भी इसमें से बह करके आता है, लेक्स में चला जाता है, जिसको कैल्डरेस कहते हैं। However, no volcano can be called extinct with complete certainty। फिर भी हम किसी भी वोल्केनो को कंप्लीट नहीं कह सकते। कोई किसी रूप में है, कोई किसी रूप में होता है, कोई किसी रूप में होता है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज। डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से बताए गए हैं इसमें। वोल्केनोज आर फाउंड मेनली अराउंड द पैसिफिक ओशन इन ए सर्कुलर रूट कॉल्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जो आपका पैसिफिक ओशन है उसी में रूट बना हुआ है, रूट बना दिए गए हैं जिसको पैसिफिक रिंग कहते हैं, जो कि ऑफ फायर कहा जाता है। वो आपके इसमें शो हो रहे होते हैं, वो आपके उसमें कट होकर के बने हुए हैं। इंडियाज ओनली वोल्केनो इज एन बैरन आइलैंड इन द अंडमान्स। ठीक है, हमारे इंडिया में जो है वोल्केनो का जो एग्जाम्पल है वो केवल वो बैरन जो आपका आइलैंड है अंडमान में वही है। इट इरप्टेड लास्ट इन 2006। ये 2006 में बना था। एक्सोजीनियस फोर्सेस पर अब हम लोग आ जाते हैं। अभी हम लोग इंडोजीनियस फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे जो कि हमारे अर्थ के अंदर का पार्ट था। अब एक्सोजीनियस फोर्सेस क्या होते हैं, मतलब जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं जिसमें आपके रिवर, वेव्स, विंड, ग्लेशियर्स आते हैं, ये वो होते हैं जो कि हमारे एक्सोजीनियस फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। Their erosional activity degrades the land and depositional activity aggregates the land। क्या मतलब है, जो इरोजनल एक्टिविटी होती है उससे तो जो लेवल होता है वो रिड्यूस होता है, मतलब लैंड सरफेस उससे जो है रिड्यूस होता है, प्रभावित होता है। और डिपोजिशनल एक्टिविटी जो होती है उससे ग्रेडेट्स होता है, मतलब बिल्डिंग्स जो होती हैं बिल्डअप होती हैं लैंड पर। इन दीज प्रोसेस, ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं, फीचर्स ऑन द फेस ऑफ द लैंड अंडरगो चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। इससे क्या होता है, हमारे अर्थ का जो फेस होता है वो लगातार सरफेस चेंज होता रहता है। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ की सरफेस पर जो वेदर होता है, वेदरिंग जो होती है, उससे मटेरियल हमारे सरफेस को, रॉक मटेरियल हमारे सरफेस को बहुत सारा कवर कर लेती है। द प्रोसेस ऑफ फर्दर डिस्टिंग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ द वेदर्ड मटेरियल बाय द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन इज कॉल्ड द इरोजन। जो इरोजन होता है वो क्या करता है, वो प्रोसेस जो कि वेदर को मटेरियल के थ्रू कुछ पार्ट्स मिलते हैं हमारे वेदर में, कुछ पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, मिट्टी के, उससे क्या होता है हमारा इरोजन बन जाता है। और इरोडेड मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ए एजेंट एंड डिपोजिटेड इन ए डिफरेंट प्लेसेस। और ये जो मटेरियल होता है वो ट्रांसपोर्ट होकर के एजेंट्स के थ्रू, मतलब इधर से उधर, वो तेज हवाओं की वजह से या फिर बहाव की वजह से वो डिफरेंट प्लेसेस में डिपॉजिट हो जाता है। दिस साइकिल ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन क्रिएट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। इनसे क्या होता है, जो आपका इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है, मतलब मिट्टी का एकत्रित हो जाना,
एक जगह पर, और उस मिट्टी से क्या होता है, हमारी कभी कभी वो मिट्टी इतनी उपजाऊ बन जाती है जिसकी वजह से हमारी जमीन पर खेती बाड़ी बहुत अच्छे से हो सकती है। एग्रीकल्चर के लिए बहुत उपयोगी जमीन वो बन जाती है। तो वो आपका डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स तैयार करता है। जैसे रिवर्स में देखिए, रिवर्स वो फंक्शन करती है जिसमें 3 वेव्स आपको इसमें बताए गए हैं। एरोड रॉक्स बनते हैं आपके रिवर्स के थ्रू, ट्रांसपोर्ट द इरोडेड मटेरियल, दे डिपॉजिट दीज इरोडेड मटेरियल फर्दर अलोंग देयर कोर्स। अब आप सोचोगे कि रिवर्स से कैसे रॉक्स बन जाते हैं, तो बेटा जो हमारी रिवर्स के थ्रू जो सॉइल आती है, वो सॉइल एक जगह एकत्रित होते 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 वो रॉक्स का रूप ले लेती है। धीरे 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 जब वो मटेरियल बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो रॉक्स के रूप में तैयार हो जाता है। तो वो हमें रिवर्स से ही मिलता है। फिर देखिए आप, इसमें दिखाया है स्टेजेस इन ए रिवर्स लाइफ। रिवर की लाइफ में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो मोस्ट रिवर स्टार्ट देयर कोर्स फ्रॉम माउंटेन्स। ज्यादातर जो रिवर्स हैं वो हमारी माउंटेन से होकर के निकली हैं, जो कि सोर्स है उनका। फ्लो थ्रो प्लेन्स, फिर वो वहां से फिर प्लेन एरिया की ओर आती हैं, एंड फाइनली फ्लो इन द सी, फिर लास्ट में जाकर के वो हमारे समुद्र से जुड़ जाती हैं। द कोर्स ऑफ ए रिवर फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ इट्स माउथ। जो रिवर का सोर्स होता है वो माउथ कहलाता है। देयरफॉर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, इसलिए हम इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड नहीं कर सकते। द अपर कोर्स यूथ कहलाता है, मिडिल कोर्स मैच्योरिटी कहलाती है, लोअर कोर्स ओल्ड एज कहलाती है। ठीक है, ये डिवाइडेशन है हमारे रिवर्स के, जो इनके नाम दे दिए गए हैं, बना दिए गए हैं। जो अपर कोर्स है उसको यूथ कह दिया, मिडिल कोर्स को मैच्योरिटी कह दी, और उसके अलावा लोअर कोर्स को ओल्ड एज कहला दिया। अब आप इनको भी जब अलग अलग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अपर कोर्स क्या है, द रिवर यूजुअली स्टार्ट्स एज ए स्ट्रीम। जो रिवर होती है ज्यादातर रिवर्स स्ट्रीम से स्टार्ट होती है, और ये फ्लो होकर के एक स्टीप स्लोप बना लेती है। फिर इरोजन इज द मेन एक्टिविटी ऑफ द रिवर। इरोजन क्या, अभी मैंने आपको बताया कि उसमें बालू मिट्टी एकत्रित होती रहती है, फिर वो आपका रॉक्स का रूप ले लेती है। तो मेन काम एक्टिविटी कौन सी रिवर की क्या है, वो है इरोजन। द रिवर यूजुअली फॉर्म्स नैरो गोर्जेस और वी शेप्ड वैले। और रिवर से होकर के जो फॉर्मेशन बनती है उसकी जो शेप होती है वी शेप में बनती है। ठीक है, आप देखो इसमें एक डायग्राम दिया है, इस तरीके से बन जाती हैं वो, इस तरीके से वी शेप में। ठीक है, ये वी का शेप बन गया इस तरह से। फिर देखो मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स में क्या है, रिवर इज यूजुअली जॉइंड बाय ट्रिब्यूटरीज। इसमें जो रिवर्स होती हैं वो ज्यादातर ट्रिब्यूटरीज से जाकर के मिल जाती हैं। सो इट इज बिकम लार्जर, उससे क्या होता है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। इरोजन डिपोजिशन वो एक्टिविटीज होती हैं जो इनको बैलेंस में रखती हैं। और रिवर मेनली ट्रांसपोर्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ इरोडेड मटेरियल। और फिर क्या होता है, इससे हमें बहुत बड़ी मात्रा में इरोडेड मटेरियल मिलता है। तो ये हो गया आपका मिडिल कोर्स। ठीक है, स्टेजेस डिवाइड कर दी हैं रिवर्स की। फिर आया आपका लोअर कोर्स। लोअर कोर्स क्या होता है, जो जिसको कि ओल्ड एज कहा गया था। रिवर फ्लोज वेरी स्लोली। इसमें क्या होता है, रिवर बहुत स्लो रूप से चलती है, जिसको मेंडर्स टेक्स बिग लूप्स, जिसमें बहुत बड़े लूप्स बना दिए जाते हैं। मेंडर्स कहते हैं ओवर ऑलमोस्ट फ्लैट प्लेन्स एज इट नियर्स द सी। ये फ्लैट प्लेन एरिया पर होते हैं और ये समुद्र के किनारे होते हैं। रिवर मेनली डिपॉजिटेड इट्स लोड ऑफ इरोडेड मटेरियल एट दिस स्टेज एज इट इज स्लो मूविंग एंड डज नॉट हैव द एनर्जी टू कैरी ग्रेट लोड्स। इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये बहुत सारा लोड उठा सके, उसकी एनर्जी को, लोड को उठा सके। इसलिए ये छोटे छोटे जो है मटेरियल इसमें इकट्ठा होता है और धीमे धीमे इकट्ठा होता है और उसके बाद ये तैयार हो जाता है। फिर दिस फाइनली गेन्ड डिपॉजिटेड इट इज कॉल्ड एल्यूवियन। इसको क्या कहते हैं, जो फाइनली इसमें जो मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, इसको एल्यूवियम कहा जाता है। एल्यूवियन इज डिपॉजिटेड अलोंग द बेड एंड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर। और ये नदियों के किनारे से मिलता है या फिर ये हमारे डिपॉजिट होते होते एक रूप ले लेता है, उसके थ्रू मिलता है। ठीक है, अब देखिए फीचर्स कॉज्ड बाय द रिवर इरोजन। कौन कौन सी फीचर्स हैं जिनकी वजह से इरोजन
हुआ करता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो बात की थी वो आपकी वैलीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और आपने बहुत सारे रिवर्स की स्टेजेस भी देख ली, और इसके बाद हम लोग आ गए थे वाटरफॉल पर चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वाटरफॉल। When there is a steep drop in the course of a river, जब नदी में बहुत सारे गहराई में उसके ड्रॉप्स होते हैं, जो वाटर का लेवल होता है, द वाटर रशेज डाउन एंड ड्रॉप विद ग्रेट फोर्स, उसके साथ में फिर एक बहुत बड़ा फोर्स लगने लगता है, एंड ए वाटरफॉल इज फॉर्म। फिर क्या होता है, वाटर जो होता है वो वाटरफॉल का रूप ले लेता है, जबकि उसमें एक बहुत ज्यादा फोर्स लगने लगता है वाटर में, रिवर नदी की बात कर रहे हैं उसके अंदर। इफ देयर आर ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स इन द रिवर बेड, और जो नदी के किनारे रिवर के साइड से जो मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, उसके द्वारा जो रॉक्स का जो रूप ले लेता है, सॉलिड रूप में हो जाते हैं वो, कुछ हार्ड रूप में होते हैं, कुछ सॉफ्ट रूप में होते हैं, वो जो होते हैं उससे जो बेड टाइप का, रिवर बेड बोलते हैं उसको, वो तैयार हो जाता है। द बेंड ऑफ द सॉफ्ट रॉक इज इरोडेड फास्टर बाय द रिवर। वो क्या होता है, जो सॉफ्ट रॉक होता है वो रिवर से ज्यादा फास्ट होता है, और वो इरोड हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है वो। द बेंड ऑफ द हार्ड रॉक इज लेफ्ट हैंगिंग, और जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं, हैंग हो जाते हैं, क्योंकि वो उनमें वेट ज्यादा होता है, वो हार्ड होते हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्रिएटिंग ए स्टीप फॉल इन द कोर्स ऑफ द रिवर। फिर इस तरीके से एक स्टीप फॉल जो होता है वो क्रिएट होने लगता है रिवर के अंदर, ओवर विच द रिवर फॉल्स, जिससे क्या होता है, रिवर जो होती है वो फॉल होने लगती है, मतलब बहने लगती है तेज गति से। वाटरफॉल्स ऑल्सो फॉर्म इज अर्थ मोमेंट। ये जो वाटरफॉल होता है ये अर्थ का एक मोमेंट होता है, एक गतिविधि होती है। लाइक अर्थक्वेक क्रिएट ए ड्रॉप इन द कोर्स ऑफ ए रिवर, जैसे कि अर्थक्वेक जो होता है हमारी रिवर के नीचे जो लैंड होती है उससे क्रिएट होता है जब, तो वो ड्रॉप्स के रूप में, और फिर वो हमारी जो रिवर होती है वो एक भयानक और एक बड़ा रूप ले लेती है। व्हेन द वाटर फॉल्स ऑन द सरफेस बिलो विद ग्रेट फोर्स, जब वो सरफेस के नीचे से एक बड़ा फोर्स के रूप में तैयार होता है, उसमें ज्यादा दबाव होता है, उसमें ज्यादा प्रेशर होता है, तो इट इरोड्स द रॉक मटेरियल। उससे क्या होता है, रॉक का मटेरियल तैयार होने लगता है, क्रिएटिंग ए डिप्रेशन कॉल्ड ए प्लंग पूल। इसको कहते हैं प्लंग पूल का रूप ये ले लेती है, बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से इसमें प्लंग पूल बन जाता है। ठीक है। एंगल फॉल्स इज वेनेजुला इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। अपने पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वाटरफॉल का, हाईएस्ट वाटरफॉल का जो एग्जाम्पल है वो एंजल फॉल का नाम है, जो वेनेजुला में है। विद ए फॉल ऑफ नियरली 1 किलोमीटर, जो लगभग 1 किलोमीटर फैला हुआ है। वाइल विक्टोरिया फॉल्स इज वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट, और जो आपका विक्टोरिया फॉल है वो भी बहुत ब्रॉड है, काफी एरिया में फैला हुआ है, 1.5 किलोमीटर वाइड है ये। ठीक है, ये वो एग्जाम्पल्स है बच्चों जो आपके वाटरफॉल के एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। फिर देखिए इसका नेक्स्ट जो आपको टॉपिक आपको बताया गया है इसमें, वो है आपको, देखिए इसमें डायग्राम में भी आपको फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल बताया है कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है हमारे वाटरफॉल का। तो इसमें डायग्राम में आपको बता रहे हैं कि हमारे लैंड के अंदर, जमीन के ऊपर जो वाटर होता है, वाटर सरफेस होता है, उसके नीचे भी तो लैंड होता है। उस लैंड में हार्ड रॉक्स होते हैं, सॉफ्ट रॉक्स होते हैं, और वो भी अपना पूरा काम करते हैं, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और फिर इस तरीके से डेवलप होता है, एक वाटरफॉल का रूप ले लेता है। ये भी आपको इसमें समझाया गया है इस डायग्राम के थ्रू। अब इसमें देखिए उसके नीचे एक हवाई फॉल दिखाया है एरिज़ोना का, जो यूएसए का है। ये एग्जाम्पल है बेटा प्लंग वाटरफॉल का। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें जो हैं ये नेचुरल प्रतिक्रियाएं हैं, इसमें किसी
इंसान की या कोई भी मैन पावर जुड़ी नहीं होती है, बल्कि ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से बने होते हैं। तो अब आप देखो, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो ये है फीचर्स कॉज्ड बाय डिपोजिशन। इसमें कौन सा डिपोजिशन क्या इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखो, मेंडर्स एंड ऑक्सबो लेक, ये लेक होती है मेंडर्स एंड ऑक्सबो लेक। क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, मेंडर्स उसको कहा जाता है जो हमारी रिवर होती है, उस रिवर में बीच बीच में जो दो रिवर होती हैं उनके बीच की जो जगह होती है उसमें जो थोड़ी सी स्पेस रह जाता है, उसमें से होकर के जो रास्ता जाता है वो आपका मेंडर्स ऑक्सबो लेक्स के रूप में तैयार हो जाता है, उसको कहते हैं। मेंडर्स आर फॉर्म इन द लोअर कोर्स व्हेन द रिवर लोडेड विद डेब्रिस बिकम्स वेरी स्लो। क्या होता है, जब वो रिवर्स होती हैं वो ब्रेक होने लगती हैं बीच में, मतलब रुक जाता है, उसमें बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से वो आगे फ्लो नहीं हो पाती हैं, और अगर होती भी हैं तो बहुत स्लो होती हैं। उसके द्वारा जो रास्ताएं दूसरा रूप ले लेती हैं, दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है उसका पानी, उसको मेंडर्स का रूप दिया जाता है। द रिवर स्विंग्स फ्रॉम साइड टू साइड एज इट फ्लोज ओवर ए लेवल ट्रैक। जिस तरीके से लेवल वाटर का जहां भी चला जाता है उस लेवल के साथ में ही उन नदियों का बहाव चला जाता है। फॉर्मिंग विंडिंग सेक्शन और लूप्स, जो होता है हवाओं का जो रुख होता है, जिस दिशा में जिस सेक्शन में चल रही हैं उस तरीके से उनका लेवल बढ़ता जाता है। कॉन्टिन्यूअस इरोजन ऑन द कॉनकेव साइड एंड डिपोजिशन ऑन द कॉन्वेक्स साइड can cut a loop from the main river and leap to the formation of Oxbow Lake। ये वो लेक है जो कि मेंडिंग रिवर के थ्रू जिसने अपना एक रूप ले लिया है। इसमें देखो डायग्राम कितना सुंदर दिखाया जा रहा है, ये ऑक्सबो लेक का एक डायग्राम बना है बच्चों। अच्छा देखिए, इसमें बताया गया है द रिवर स्विंग्स फ्रॉम साइड टू साइड। जो नदियां हैं वो अपने साइड, एक साइड से दूसरी साइड जो होती हैं वो फ्लो होती रहती हैं। फॉर्मिंग विंडिंग सेक्शंस और लूप्स। कॉन्टिन्यूअस इरोजन, जो लगातार इरोजन होता है, मतलब इरोजन किसको कहते हैं, जो आपके मटेरियल की जो परत इकट्ठी हो जाती है नदी के किनारे, वो जब हटने लगती है ना, जो आपकी मिट्टी की बालू की जो लेयर्स तैयार हो जाती हैं वो धीरे धीरे जो हटने लगती हैं उसको इरोजन कहते हैं। तो ये इरोजन का जो प्रोसीजर होता है ये कंटिन्यूअस जो कॉनकेव साइड से चलता है, मतलब इस डायरेक्शन से जो एक इस डायरेक्शन एक इस डायरेक्शन से, कॉनकेव डायरेक्शन से जो चलता है वो आपका इरोजन कहलाता है, और जो कॉन्वेक्स साइड से चलता है वो डिपोजिशन कहलाता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मतलब एक ऐसे फिर जो दो साइड इस तरीके से दूर हो गई और दो साइड जो आपस में जुड़ गई वो एक कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। आपने देखा होगा लेंसेज देखे होंगे आपने साइंस में, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉन्वेक होता है, ठीक है। तो इसी तरह से उसी का इसमें एग्जाम्पल दे दिया है कि कॉन्वेकेव किस तरीके का होता है, वो आपका कॉनकेव लेंस होते हैं जो आपके वो इस तरीके से होती हैं, कॉन्वेक्स जो होते हैं वो आपके इस तरीके से होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से इस तरह से जो नदी का बहाव होता है वो आपका इरोजन में आता है, और जो इस तरीके से होता है वो आपका डिपोजिशन में आता है। तो इस तरीके से जो नदियों का बहाव होता है वही फॉर्मेशन होता है हमारा ऑक्सबो लेक का है। तो आप देखो इसमें भी इसी तरह से दिखाया गया है, ये जो एग्जाम्पल है वो हमारा ऑक्सबो लेक का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए फ्लड प्लेन्स, पहाड़ के द्वारा क्या प्लेन्स पर होता है। ए फ्लड प्लेन्स इज एन ऑलमोस्ट फ्लैट प्लेन। जो फ्लड प्लेन होते हैं वो ज्यादातर फ्लैट प्लेन एरिया होता है, मतलब उसमें समतल जमीन होती है, दैट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए रिवर फ्लडिंग इट्स बैंक्स। ये क्या होता है, वो उसका नतीजा होता है जो कि रिवर फ्लड होने लगती है, मतलब ओवरफ्लो होने लगता है वाटर, उनका बाढ़ का रूप ले लेता है जो नदियों का, वो उसका नतीजा होता है। इट borders the river unable to carry its entire load of sediments। इससे क्या होता है, जो हमारी पूरी लोड होता है वो पूरी तरह से लोड सेडिमेंट्स का होता है। मतलब आपने इसमें प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि रॉक्स भी हमारे 3 टाइप्स की बताई गई थी आपकी, इग्नियस रॉक्स था, सेडिमेंट्स रॉक्स था, मेटामॉर्फिक रॉक्स था। तो इसमें सेडिमेंट्स रॉक्स की ही बात हो रही है कि जो सेडिमेंट्स जो होता है वो धीरे धीरे इसमें एंटायर लोड हो जाता है, मतलब पूरी तरह से
एकत्रित हो जाती है। द रिवर डिपोजिट्स सम ऑफ इट्स ऑन इट्स बेड, और रिवर्स जो होती हैं पूरी तरह से घिर जाती हैं उसमें, इस तरीके से वो बन जाता है जैसे बेड होता है, मतलब बिल्कुल एकदम समतल सतह बन जाती है उसकी सेडिमेंट्री रॉक्स की। दिस राइजेज द लेवल ऑफ वाटर, सो इससे क्या होता है, वाटर का लेवल जो होता है वो राइज होने लगता है। इट ऑलमोस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द रिवर बैंक्स, ये क्या होता है, रिवर की बैंक्स मतलब ऊपर तक बिल्कुल किनारों तक आ जाता है इसका वाटर। इन टाइम ऑफ हैवी रेन, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, रिवर में राइज स्टिल फर्दर, जो नदियां होती हैं उनका बहाव, उनका पानी का लेवल बहुत ज्यादा ओवरफ्लो करने लगता है। एंड फ्लडिंग द नियर बाय प्लेन्स, और फिर क्या होता है, बाढ़ का रूप ले लेता है ये सब कुछ। व्हेन ए रिवर फ्लड्स इट्स बैंक, जब फ्लड आ जाता है और उसकी जो नदियों के जो किनारे होते हैं, वैलीज होती हैं, फाइन सेडिमेंट्स जो होते हैं, इससे इट ब्रिंग्स गेट्स डिपॉजिट ऑन द फ्लड प्लेन्स, और फ्लड प्लेन्स एरिया में बहुत सारा जो है डिपॉजिट होने लगता है मटेरियल, मेकिंग इट वेरी रिच एंड फर्टाइल, और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी बनता है वो मटेरियल, और हमारे लिए फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। द रेस्ड बैंक ऑफ द रिवर फ्लोइंग, और जो बहती हुई नदियां होती हैं उनके इतना सारा नदियों के किनारे इतना मटेरियल इकट्ठा होता है। द राइस फ्लोइंग थ्रू द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड लेवीज, और जो इस तरीके से जो फ्लड प्लेन्स होता है वो लेवीज कहलाता है। ठीक है, आप देखो डेल्टास, डेल्टास को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि डेल्टास क्या होते हैं। एज ए रिवर नियर इट्स माउथ, जब नदियां अपने पूरे बहाव पर होती है, मतलब वो पानी इतना ऊपर आ जाता है कि मतलब कहते हैं ना मुंह तक आ गया पानी, इतना ज्यादा आप माउथ तक जो रिवर का पूरी तरह से पानी भर जाता है। द प्लेस वेयर इट मीट्स द सी, उससे क्या होता है, वो जगह जहां पर वाटर की लेवल इतनी ज्यादा होती है कि वो वाटर जाकर के सी में जुड़ने लगता है, समुद्र में जाने लगता है। इट डिपॉजिट्स इट्स सेडिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सैंड बार्स, फिर क्या होता है, ये डिपॉजिट होने लगता है सेडिमेंट्स को लेकर के, और फिर ये सैंड बार्स बन जाता है। टू मूव थ्रू द सैंड बार्स, फिर ये सैंड बार्स मतलब बहुत सारी मटेरियल के साथ इकट्ठा हो जाना। देखो इसमें फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बताया कि डेल्टा किस तरीके से फॉर्मेट होता है। तो ये शोर लाइन है, ये दिखाई गई है, और ये डेल्टा है इसके अंदर, और ये डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स बने हुए हैं इस तरीके से। ये जो बीच में एरिया बन जाता है इसको डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स कहा जाता है। इस तरह से डेल्टा जो होता है वो फॉर्मेट होने लगता है। टर्न कर लीजिए अपने पेज को और देखते हैं इसमें आगे और क्या बताया जा रहा है। तो रिवर ब्रेक्स अप इनटू ए नंबर ऑफ चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। अब डिस्ट्रीब्यूटरी भी आप लोग देख लीजिए क्या होता है। जो रिवर होती है वो टूटने लगती है बहुत सारे चैनल्स के साथ, मतलब जब उसमें ओवरफ्लो होता है बहुत ज्यादा तो उसमें चैनल्स बन जाते हैं अलग अलग, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। माउथ ऑफ द रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड डेल्टा, और रिवर का जो मुंह होता है, माउथ होता है, उसको कहते हैं डेल्टा। ए डेल्टा इज ए मोर और लेस ट्राइंगुलर एलिवियल ट्रैक। जो डेल्टा होता है ये बहुत ज्यादा ट्रायंगुलर शेप का होता है, और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे एलिवियल ट्रैक्स होते हैं जिससे कि सेडिमेंट्स बनते हैं, डिपॉजिट होते हैं, और जिससे डिस्ट्रीब्यूटरीज जो होती है एज रिवर एंटर्स द सी, डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं, और जो रिवर होती है वो सी में एंटर हो जाती है। इट इज ए फर्टाइल रीजन, ये पूरा रीजन कैसा हो जाता है, फर्टाइल रीजन हो जाता है, एंड आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, और खेती के लिए बहुत ज्यादा, एग्रीकल्चर के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है इस तरीके का सरफेस। ठीक है, दिस फैक्टर मेक्स डेल्टा, ये जो फैक्टर्स होते हैं सारे ये डेल्टा प्लेन कहलाते हैं, थिकली पॉपुलेटेड, और फिर यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी होती है। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द रिचेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। सबको पता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का नाम सभी ने सुना होगा, और ये जो डेल्टा है ये सबसे बड़ा डेल्टा, लार्जेस्ट माना जाता है, और रिचेस्ट मतलब इसमें इसकी जो रिचनेस है वो सबसे ज्यादा है डेल्टा की पूरे वर्ल्ड में। द नील डेल्टा इन इजिप्ट इज ऑल्सो नोन एज द इट्स फर्टिलिटी, और नील जो डेल्टा है ये भी इजिप्ट में बना हुआ है, इसकी भी फर्टिलिटी बहुत अच्छी मानी गई है।
ठीक है। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट जो आपके डेल्टाज हैं उसके नेम भी आप देख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। एक तो नील डेल्टा है, दूसरा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बताया गया है इसमें। फिर देखिए सी वेव्स क्या होते हैं। सी वेव्स कैरी ऑन बोथ इरोजन एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज। सी वेव्स जो होते हैं ये इरोजनल और डिपोजिशन दोनों एक्टिविटीज को अपने अंदर लिए होते हैं। इरोजन क्या होता है, मतलब जो वही चीज कि जो परत होती है मिट्टी की, बालू की, इनकी जो एकत्रित हो जाती हैं उससे रॉक्स वगैरह बनती हैं, जो वो आपका इरोजन के अंतर्गत आता है। डिपोजिशन होता है मतलब एक जगह इन सब का इकट्ठा हो जाना। ये जो सब चीजें होती है एक अच्छा एक्टिविटी का काम करती हैं सी वेव्स के साथ, मतलब समुद्र की लहरों के साथ ये सब कुछ लेकर के आती हैं। द प्रोसेस ऑफ सी इरोजन इज ऑल्सो कॉल्ड मैरिन इरोजन। और जो प्रोसेस होता है ये इरोजन का, इसको कहते हैं मैरिन इरोजन। मैरिन इरोजन इज हैपेंस, ये कब होता है, व्हेन द फोर्स ऑफ द वेव्स हिटिंग कोस्टल रॉक्स एंड क्लिफ्स कॉजेज द रॉक्स टू शैटर। क्या होता है जब समुद्र की जो नहरें होती हैं वो इतनी ज्यादा ऊंची होती हैं जिससे कि वो सब कुछ अपने उसे बहा लेती हैं अपने साथ में, वो सारा इस तरीके से रॉक्स का कॉज बन जाता है उसमें। द रॉक्स एंड द पेबल्स दैट आर फ्लंग बाय द वेव्स अनटू द क्लिफ फेस ऑल्सो कॉज इरोजन। फिर रॉक्स जो होती हैं, चट्टाने जो होती हैं या फिर कंकड़ पत्थर जो फेबल्स होते हैं, वो भी बड़े बड़े ये वेव्स के साथ में जो है इरोजन होने लगते हैं। द इरोडेड रॉक पार्टिकल्स, जो मुड़े हुए इरोडेड रॉक्स पार्टिकल्स होते हैं, आर मेड इनटू फाइनर पार्टिकल्स लाइक सैंड बाय द टम्बलिंग एक्शन ऑफ द वेव्स। तो देखो हमें कितना कुछ मिलता है हमारे सी से, हमारी रिवर से, हमें कितना सारा मटेरियल ऐसा मिलता है जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आता है। तो बच्चों इतना काफी है आज के लिए, बहुत हो गया। अब सारे बच्चे इसको अच्छे से दोबारा से अपनी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, करेंगे खुद से और इसको तैयार करेंगे। फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स भी आप देख लीजिएगा, इसके हार्ड वर्ड्स को लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।